हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी के प्रमुख प्रलेख, जिसका एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। कंपनी के प्रलेख, 3 मुख्य प्रलेख हैं कंपनी के, जो शुरू करने के पूर्व बनाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में देने होते हैं। वो 3 हैं: पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। हमने पिछले वीडियो में पार्षद सीमा नियम क्या होता है ये देख लिया है। शॉर्ट में बता दूं कि पार्षद सीमा नियम यानी किसी भी कंपनी को प्रारंभ करने के पूर्व उस कंपनी को प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है, उस कंपनी का नाम क्या है, उसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, उसमें कितनी पूंजी लगना है, उस कंपनी को खोलने का उद्देश्य क्या है और अधिकार और कर्तव्य जिसमें वर्णित होता है, वो पार्षद सीमा नियम कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं इस वीडियो में कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री क्या है, यानी उस पार्षद सीमा नियम में किस किस विषय पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसकी विषय सामग्री का पहला है नाम वाक्य। कंपनी अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसे नाम निश्चित करने में भारत सरकार के कंपनी विधि प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए 22 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कंपनी को अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार नाम रखना चाहिए, ताकि उसके नाम से ही वो उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहती है, ये समझ में आ जाए। कंपनी के नाम में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए और कंपनी बिना अनुमति प्राप्त किए अपने नाम के पहले यानी अपने नाम के साथ कुछ शब्द बिना अनुमति के प्रयोग नहीं कर सकती। अनुमति क्या, वो प्रयोग कर ही नहीं सकती। जैसे सम्राट, महारानी, शासकीय, शाही, क्राउन, राजा, रानी, सहकारी, स्टेट, चार्टर्ड, केंद्रीय और नगर पालिका, इन शब्दों का प्रयोग जब कंपनी अपना नाम रखती है तब इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के बाद लिमिटेड शब्द और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूं, इन सब का मैं एक उदाहरण दे रही हूं। पार्षद सीमा नियम के लिए एक नमूना दिया गया है बुक में, लेकिन अब मैंने उस नमूने को यहाँ नहीं बनाया है, मैं केवल उसको पढ़ के बताऊंगी। एक एक टॉपिक के बाद मैं उसको पढ़ के बताऊंगी। तो हमारे नमूने के हिसाब से है नाम वाक्य। कंपनी का नाम है जिज्ञासा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये निजी कंपनी है, और जिज्ञासा प्रकाशन से ये समझ में आ रहा है कि ये किसी पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित कंपनी है। फिर दूसरा है स्थान वाक्य। कंपनी के न्याय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए पार्षद सीमा नियम में कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान लिखा होना चाहिए। जो पार्षद सीमा नियम है, इसमें कंपनी का ऑफिस, कार्यालय, रजिस्टर्ड कहाँ है, उस स्थान का पता लिखा होना, नाम लिखा होना चाहिए। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, लेकिन जगह का नाम लिखना आवश्यक है। सिर्फ राज्य का नाम लिखा जाता है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित होता है, उस राज्य का नाम। अब यहाँ पर नमूने में स्थान वाक्य पे लिखा है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में रहेगा। केवल राज्य का नाम लिखा फिर भी चल जाता है। तीसरा है उद्देश्य वाक्य। यह पार्षद सीमा नियम का महत्वपूर्ण वाक्य है। कंपनी के उद्देश्यों का निर्माण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है, यानी जो भी उद्देश्य है, उद्देश्य वाक्य है, उसको संभल के लिखना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि वो कंपनी क्या कर रही है। इसके
परे कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। सामान्यतः उद्देश्य वाक्य के अंत में यह शब्द जोड़ देना चाहिए कि ऐसे अन्य कार्य जो उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित अथवा सहायक हों अथवा जिनको कंपनी उपयुक्त समझे कर सकती है। अब ये चीज जरा समझिए कि उद्देश्य वाक्य में अब नमूने के हिसाब से लिखा है कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उनका विक्रय करना रहेगा, क्योंकि कंपनी का नाम है जिज्ञासा प्रकाशन। तो इसका काम पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना और उनका विक्रय करना। लेकिन उसके बाद कुछ शब्द और जोड़ देने चाहिए कि इसके अतिरिक्त कंपनी इन उद्देश्यों से संबंधित अन्य कोई भी कार्य कर सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर कुछ और कार्य भी कर सकती है जो इस वाक्य में वर्णित न हो। फिर चौथा है दायित्व वाक्य। यह वाक्य कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमाएं परिभाषित करता है। अंश द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य ही सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के बराबर होता है। तो दायित्व वाक्य में यहाँ ये लिखा है कि कंपनी के अंशधारकों का दायित्व सीमित रहेगा। जो कंपनी के अंश या शेयर्स खरीदेंगे उनका दायित्व सीमित रहेगा। फिर अगला है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं अंशों का मूल्य तथा ये साधारण है या पूर्वाधिकार इत्यादि का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। पूंजी वाक्य कितनी पूंजी लगी है कंपनी को या उनके अंश जो बिके हैं वो कितने रुपए मूल्य के हैं, ये लिखना अनिवार्य है। फिर छठवां है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य कहलाता है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व्यक्ति और निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्ति इन पर हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर करने के पूर्व अधिनियम की 3री अनुसूची में उल्लेखित निम्न वाक्य को ये सदस्य लिखते हैं। यानी हस्ताक्षर करने के पूर्व सदस्यों द्वारा ये वाक्य लिखा जाता है कि हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं इस पार्षद सीमा नियम के आधार पर कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं और हम अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों को लेना स्वीकार करते हैं। ऐसा संघ के माध्यम से हस्ताक्षर किया हुआ एक कागज जिसमें ये मान्य करते हैं कि उन्होंने यहाँ के अंश लिए हैं और ये कंपनी प्रारंभ करने के इच्छुक हैं और फिर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री। अब हम ये देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम के लिए वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या है। तो पहली है पार्षद सीमा नियम को मुद्रित होना चाहिए, यानी ये छपी हुई होना चाहिए पार्षद सीमा नियम। दूसरा है पार्षद सीमा नियम के प्रत्येक पृष्ठ में पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए। फिर पार्षद सीमा नियम का कंपनी के संचालक सदस्यों में के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर पार्षद सीमा नियम को अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए, पैराग्राफ में विभाजित हो। फिर निर्धारित राशि का मुद्रांक सीमा नियम पर लगाया जाना चाहिए, स्टैंप पेपर। निर्धारित राशि, जो राशि निर्धारित की गई उस राशि के स्टैंप पेपर पर ही ये कार्य होना चाहिए। अब हमारा अगला प्रमुख प्रलेख है पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद अंतर नियम ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है जो प्रवर्तक को कंपनी शुरू करने के पहले जमा करना होता है। पार्षद सीमा नियम में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों और उपनियमों का लेखा जोखा पार्षद अंतर नियम में लिखा हुआ होता है। यानी जो पार्षद सीमा नियम में उस कंपनी को निकालने के, शुरू करने के जो उद्देश्य दिए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन नियम और कानूनों की आवश्यकता है और किन नियमों के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा, उन सब नियमों का संकलन पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत होता है। यदि
अंतर नियम पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन न करने वाला होना चाहिए। जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं वे ही व्यक्ति पार्षद अंतर नियम में भी हस्ताक्षर करेंगे। अंतर नियमों के अभाव में कंपनी अधिनियम में वर्णित सारणी अ में दिए गए नियम लागू करेगी। फिर है परिभाषा। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंतर नियमों का आशय कंपनी के उन अंतर नियमों से है जो कंपनी को प्रारंभ करते समय बनाए गए हों या जिन्हें पहले से कंपनी अधिनियमों के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। अब हम देखते हैं पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है और ये कंपनी का आंतरिक चार्टर है, यानी कंपनी के अंदर किन किन नियमों का पालन करना होगा उसका सब प्रलेख पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत होता है। दूसरी विशेषता है अनिवार्यता नहीं। अंतर नियम को बनाना अनिवार्य नहीं है, इसके स्थान पर सारणी अ का प्रयोग भी किया जा सकता है और सारणी अ यानी कंपनी अधिनियम 1956 की पहली अनुसूची में कंपनी के प्रबंध और आंतरिक व्यवस्था के लिए 99 आदर्श अंतर नियम दिए गए हैं। यदि कोई कंपनी अपने लिए अंतर नियम नहीं बनाती है तो उसको सारणी अ के द्वारा जो 99 आदर्श नियम बने हुए हैं उनका पालन करना पड़ता है। फिर अगला है संगठन एवं प्रबंध। ये विशेषता है, ये कंपनी की आंतरिक संगठन और प्रबंध की व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए नियम बनाए गए हैं। फिर मुद्रण। अंतर नियम भी छपा हुआ होना चाहिए और अनुच्छेदों में भी विभक्त होना चाहिए और उन अनुच्छेदों को भी क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिए। फिर पांचवा है हस्ताक्षर। जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं वही व्यक्ति पार्षद अंतर नियम पर भी हस्ताक्षर करेंगे। फिर छठवा है परिवर्तनीय प्रलेख। पार्षद सीमा नियम के विपरीत पार्षद अंतर नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है, इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और फिर है सातवीं विशेषता है शासित। पार्षद अंतर नियम अधिनियम एवं पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। ये इसकी विशेषता हो गई। अब हम ये देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री क्या है, यानी वो जो नियम बने होंगे वो किन किन विषयों पर बने होंगे। ये थोड़े 20 नियम है इसलिए कंजस्टेड लिखा हुआ है, आप उसको ठीक से पढ़ पाएंगे, बड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो पहला है कंपनी के अंतर नियमों में सारणी अ किस सीमा तक लागू है। जो अंतर नियम बने हैं उसमें जो आदर्श 99 नियमों की जो कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाई गई नियम है उन वो कहां तक यहाँ लागू है। ये दूसरा संचालकों के अधिकार कर्तव्य और दायित्व। संचालकों को क्या क्या अधिकार है। फिर विभिन्न प्रकार के अंशों की संख्या और उनका मूल्य। चौथा है अंकेक्षकों की नियुक्ति। पांचवा है कंपनी की सार्वमुद्रा या कॉमन सील के उपयोग और उससे संबंधित नियम, यानी जो कंपनी की सील बनेगी उसका उपयोग कौन कब कैसे कर सकता है उसके नियम। छठवा है व्यक्तियों के साथ किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण। सातवां है लाभांशों के साथ किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण। आठवां है न्यूनतम अभिदान की राशि। नौवां है कंपनी के समापन संबंधी नियम, यदि कंपनी समाप्त होती है तो किन नियमों का पालन करना होगा। अगला है अंशों की याचना विधि। उसके बाद है अंश पूंजी के पुनर्गठन के नियम। फिर ऋण लेने संबंधी नियम, लाभांशों को पूंजी में परिवर्तित करने के नियम, लेखा रखने की विधि। अगला है कार्यालय के संगठन संबंधी नियम, गोपकों को कमीशन देने संबंधी प्रावधान। अगला है मतभेद की स्थिति में पंचों की नियुक्ति संबंधी नियम।
अंशधारकों को मताधिकार, अंशधारकों को मताधिकार, फिर कंपनी की संपत्ति का विवरण, और लास्ट है सदस्यों को सभा की सूचना देने की विधि। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।